उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार की शाम के साथ ही हम फिर आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। यहां से बस अब से आधे घंटे के सफर में हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, अप्रतिम है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव की जहां शक्ति है। ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां लोग मिलजुल कर सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र से बांधे रखती हैं। ऐसा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चले पूर्वोत्तर की ओर। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह एक वीडियो संदेश के माध्यम से असम रोजगार मेले को संबोधित किया। कहा, हम नए भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं। असम सरकार में सरकारी नौकरियों में नवनियुक्त युवाओं को बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग ने मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। मिजोरम में जल जीवन मिशन के 4 वर्ष पूरे, 2019 में लागू किया गया था मिशन। त्रिपुरा में होने वाले जैविक क्वीन अनानास का उद्घाटन कार्यक्रम। नागालैंड सरकार राज्य में ऐसे व्यक्तियों में कौशल विकास के लिए समर्पित है जिन पर उनकी अदृश्य अक्षमताओं के कारण किसी का ध्यान नहीं जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह असम रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम नए भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने असम सरकार में सरकारी नौकरियों में नवनियुक्त युवाओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पिछले महीने बिहू के अवसर पर राज्य की अपनी यात्रा को याद किया और कहा कि असमिया संस्कृति की महिमा के प्रतीक के रूप में उस भव्य आयोजन की स्मृति अभी भी उनके मन में एकदम ताजा है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला असम में युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी असम में रोजगार मेले के जरिए 40,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लगभग 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम शांति और विकास का एक नया युग देख रहा है और विकास की इस गति ने असम में सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा का संचार किया है। नवनियुक्तों के व्यवहार, सोच, कार्य करने के दृष्टिकोण और लोगों पर प्रभाव के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नवनियुक्त कर्मी प्रत्येक आम नागरिक के लिए असम सरकार का चेहरा होंगे। उन्होंने देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए गए लोगों से उसी समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया जिसके जरिए वे यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रकाश डाला जिसने देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लाखों अवसर सृजित करने में मदद की है। उन्होंने कृषि, सामाजिक कार्यक्रमों, सर्वेक्षण और रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की बढ़ती मांग का भी जिक्र किया और कहा कि इसने युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी जिक्र किया। हर गांव में पहुंच रहे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिकों ने मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। अरुणाचल प्रदेश 82% से अधिक वन क्षेत्र और उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर असम सीमा के साथ दक्षिण में मैदानों तक भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के एक साथ भारत के 4 जैव विविधता वाले प्रमुख केंद्रों में से एक है। राज्य की वनस्पतियों और जीवों का वैसे देखा जाए तो अभी बहुत अध्ययन किया जाना बाकी है,
लेकिन हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई मीठे पानी की कैटफिश की खोज की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईटानगर कार्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर संतबाला देवी गुरुमायूम का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश देश में सबसे अधिक जैव विविधता वाले समृद्ध राज्यों में से एक है और इसके जंगल और पहाड़ों में असंख्य अज्ञात प्रजातियां हैं जो अभी भी बहुत सी बातों को खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। Exostoma ditri is a new species described by the scientists from Zoological Survey of India, and the species was collected from Sinking River, a tributary of Siang River from Yingkiong. And before that also we have described one new species, Exostoma. It is Exostoma tenicaudata, that also collected from the same area, means Upper Siang district. And the recent one, this is published in this year only. It was published in a high-ranking journal, published from the New Zealand, Zootaxa. It's an SCI journal. And this species, Exostoma in genus, is rheophilic fish. Rheophilic fish means the fishes inhabit in the high flowing river, that in the hill streams. Rheophilic means hill stream. That's why this species, those rheophilic fish species, their body parts are modified to adapt the environment, that the fast flowing stream. So they have a very interesting sucking type of mouth part, and some hill stream fishes also have adhesive structure, but their mouth part is very beautifully modified to adapt in that environment. And this Exostoma ditri, we name it our respected director, madam. Her name is Dr. Distri Banerjee. She is the first woman director of Zoological Survey of India. इस मछली की खोज से पहले एक्सोस्टोमा की 19 प्रजातियां ही मानी जाती थी। एक्सोस्टोमा की 20वीं और पूर्वी हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में रिपोर्ट की गई ये 6ठी प्रजाति है। ये एक छोटी पहाड़ी नदी की मछली है जिसे स्थानीय लोग नोरंग कहते हैं और स्थानीय जनजातीय लोग इसे अपने उपभोग के लिए पकड़ते हैं। It is a small hill stream fish locally known as ngorang in Adi dialect and caught by the local tribal people for their consumption. This is Rakesh Sole, Air News, Itanagar. आइए अब चलें नागालैंड की ओर। नागालैंड में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग का मानना है कि अदृश्य अक्षमता वाले व्यक्ति अक्सर दुनिया को बदलने वाले क्रांतिकारी नवाचारों के पीछे की प्रेरणा शक्ति होते हैं। विशेष रूप से सीखने की क्षमता को देखते हुए सरकार ने दिल्ली की एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए समर्पित भाव से काम शुरू किया है। नागालैंड में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग नागालैंड सरकार और दिल्ली की संस्था के बीच 18 मई 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इससे एक आशाजनक साझेदारी की शुरुआत हुई है। साझेदारी का उद्देश्य दिव्यांगों की प्राकृतिक उद्यमशीलता का इस्तेमाल और राज्य के भीतर नवाचार और विकास के लिए उनके कौशल का उपयोग करना है। इसे ध्यान में रखते हुए इन व्यक्तियों को सफल उद्यमी और नव प्रवर्तक बनने के लिए संस्था के साथ साझेदारी और आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। सहयोग का उद्देश्य इसमें शामिल सभी हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। System of inclusion, the collaboration aims to build the capacity of all stakeholders involved. This is Afanyo from Akashvani News, Kohima. आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उत्पादों की खरीद और विपणन में क्षमता में वृद्धि के माध्यम से जनजातीय शिल्पकारों और बुनकरों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करना है। ये योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम पर लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय शिल्पियों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन की एक सुंदर परिकल्पना की गई है। और अब चलते हैं मिजोरम।
मिजोरम में जल जीवन मिशन पहली बार 2019 में लागू किया गया था। 4 वर्षों में लगभग 78% घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि आशा है कि इस वर्ष की समाप्ति तक गांव के सभी घरों में ये सुविधा दे दी जाएगी। जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग की वरिष्ठ सहायक इंजीनियर सुश्री लालतेई लेईपुई ने कहा कि ये उपलब्धि श्रम के रूप में समुदाय के योगदान से ही हासिल की गई है। समुदाय ने अपने प्रयासों से इस मिशन को कार्यान्वित करने में अपने अपने गांवों में सहायता की है। राज्य के प्रत्येक गांव में एक ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति है। इसमें गैर सरकारी संगठन और ग्रामीण परिषदों के सरकारी शिक्षक भी काम करते हैं। ये कार्य सबकी भागीदारी से ही पूरा किया जा रहा है। सुश्री लालते लेईपुई ने 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए युवा मिजो संगठन की मदद से गांवों के मुखिया के योगदान और उनकी भूमिका का भी उल्लेख किया और कहा कि जल जीवन मिशन ने लोगों के, विशेषकर ग्रामीणों के जीवन को बदल दिया है। मिजोरम में दिए गए घरेलू नल कनेक्शनों की कुल संख्या 1,03,338 है, जो राज्य के लगभग 78% हिस्सों को सम्मिलित करती है। राज्य में शेष घरों की संख्या करीब 29,722 है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक गांव में घरेलू नल कनेक्शन देने का काम महिलाओं की लगातार भागीदारी से संभव हुआ है। और अब असम का रुख करेंगे। असम के बिष्णुपुर में 50 युवाओं ने सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की मिसाल पेश की है। मणिपुर के वंचित बच्चों के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और अवसरों को बढ़ावा देने के लक्ष्य लेकर चले इन युवाओं ने भारतीय सेना, राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास संगठन NIEDO शैक्षिक ट्रस्ट के सहयोग से 50 छात्रों के लिए एक बोर्डिंग कोचिंग सुविधा चलाना शुरू किया है। विषम परिस्थितियों के बावजूद इन सभी छात्रों ने बिष्णुपुर में उम्मीदवारों को नियमित परामर्श, गुणवत्तापूर्ण समय, सुरक्षित वातावरण और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें तनाव से दूर रखकर परीक्षा की तैयारी में प्रयासों को दिशा देने का काम मिलकर किया है। हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने बताया कि मणिपुर के विभिन्न समुदायों के युवा एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं और यही बात विषम परिस्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण की तरह सामने आती है और आपस में सभी को मिलजुल कर रहना सिखाती है। और आइए अब चलें त्रिपुरा। पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा धार्मिक स्थलों, कला, पुरातत्व और लोक संस्कृति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। त्रिपुरा का त्रिपुरेश्वरी काली मंदिर देश के 51 पौराणिक शक्तिपीठों में से एक है। इसी तरह राज्य बौद्ध और अन्य हिंदू पुरातात्विक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ऊनाकोटी है, जिसे शिव तीर्थ स्थल कहा जाता है। इस शानदार विरासत स्थल के बारे में हमारे अगरतला संवाददाता ने बताया कि ऊबड़-खाबड़ इलाकों के रास्तों को पार करते हुए, गहरे जंगलों को काटते हुए, कभी-कभी घाटियों और संकरी नदियों और झरनों में झांकते हुए सभी तरह की वनस्पतियों और जीवों की विविधताओं से मुलाकात करते हुए शहरी पर्यटक यहाँ आते हैं। इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक दृष्टि से मिश्रित रंग, गंध और स्वाद से भरपूर प्रकृति का ऐसा भंडार ऊनाकोटी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
लगभग 170 किलोमीटर दूर ऊनाकोटी पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की छवियां प्रस्तुत करती है। विशाल चट्टान और दीवार में अद्भुत नक्काशियों को तराशा गया है। दिलचस्प पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि एक समय में देवताओं और देवियों की एक सभा थी, जिसके लिए भगवान शिव देवताओं के साथ बनारस के लिए रवाना हुए और उसी स्थान का नाम ऊनाकोटी रखा गया, जिसका अर्थ है 1 करोड़ से कम। नक्काशीदार और पत्थर की छवियों के केंद्र में शिव और गणेश हैं। 30 फीट ऊंचाई की शिव के सिर की एक विशाल छवि है। एक खड़ी चट्टान में इसे उकेरा गया है, जिसे ऊनाकोटीश्वर काल भैरव के नाम से जाना जाता है। इसका सिर 10 फीट ऊंचा है और बालों में सुरुचिपूर्ण तरीके से कशीदाकारी की गई है। पास में ही एक चट्टान को काटकर बनाई गई सिंह पर खड़ी देवी दुर्गा की प्रतिमा है। दूसरी ओर मगर पर बैठी देवी गंगा की छवि है। जमीन से आधा बाहर आता नंदी बैल का चित्र भी है। चतुर्भुज बैठे गणेश की दुर्लभ नक्काशी और उसके किनारों पर 3 दांत वाले सरभुजा गणेश और 4 दांत वाले अष्टभुजा गणेश की 2 खड़ी आकृतियां भी मिली हैं। इसके अलावा 3 आंखों वाली एक आकृति, जिसे सूर्य या भगवान विष्णु माना जाता है। के तल पर पहाड़ी छतों से उतरते हुए एक सुंदर झरना सीताकुंड है। इसमें डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है। हर साल यहाँ एक बड़ा मेला अप्रैल महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। इसे अशोकाष्टमी मेला कहा जाता है और बड़ी संख्या में भक्त प्रार्थना करने और सीताकुंड में डुबकी लगाने के लिए यहाँ चले आते हैं। माना जाता है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के शिव पंथ का ऊनाकोटी पर प्रभाव रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ऊनाकोटी 8वीं या 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। फिर भी कई लोग इस मत से भिन्न हैं और वे ये दावा रखते हैं कि ये इससे और भी पुराना है। ये माना जाता है कि अलग अलग समय में इन छवियों को यहाँ उकेरा गया होगा। जैसा कि ऊनाकोटी का इतिहास और कहानियाँ भारतीय सभ्यता के रहस्य और छिपे हुए अतीत के एक अध्याय को उजागर करते हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग इस पर अन्य कुछ संस्थानों के साथ मिलकर निरंतर शोध कार्य कर रहा है। As the history and tales of Unakoti still hover in obscurity, it demands integrated research by ASI and the like institutions to uncover the mystery and a chapter of hidden past of Indian civilization. With Shubhashish Chanda, this is Kunal Shinde from Agartala. उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। अब बात करते हैं त्रिपुरा के क्वीन अनानास की। त्रिपुरा में पैदा होने वाले प्रसिद्ध जैविक क्वीन अनानास का उद्घाटन कार्यक्रम इस सप्ताह दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और त्रिपुरा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री रतन लाल नाथ शामिल हुए। It was 5 years ago when then President Ram Nath Kovind, who had visited Tripura, had declared queen pineapple as the state fruit. Some of the key features of queen pineapple that differentiates it from other varieties of pineapples are its pleasant aroma, succulent taste and light in weight. Talking to AIR, a farmer from Tripura, Pintu Sharma, who is also the president of the Farmer Producer Organization, said, क्वीन पाइनएप्पल ऐसा पाइनएप्पल है जो पाइनएप्पल का रानी है। क्वीन पाइनएप्पल टेस्ट इतना अच्छा है, ज्यादातर जितने भी वेराइटीज है क्वीन पाइनएप्पल का, इससे बहुत स्वादिष्ट है। अभी धीरे धीरे बहुत सारी फार्मर क्वीन पाइनएप्पल कर रहा है और गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट करके रखा है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास
नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रोत्साहन से प्रसन्नता मिली है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भी तेजी से प्रगति पथ पर हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक बार पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की है। इस क्षेत्र के मुद्दों के समाधान के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि अन्य केंद्रीय मंत्री भी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा नियमित रूप से कर रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की इस क्षेत्र की विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने जैविक कृषि में बड़ी सफलता हासिल की है। श्री तोमर ने कहा कि सिक्किम पहले ही जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है और अब त्रिपुरा भी इस ओर अग्रसर है। The thrust on vocal for local is reflective through Queen Pineapple as more and more farmers taking up production of this fruit. Kunal Shinde, Agartala. और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और लेखक श्री आशीष कुंद्रा के साथ भेंटवार्ता। आपसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा। आपकी पुस्तक रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट के बारे में है। आपने इसमें पूर्वोत्तर की किस तस्वीर को उकेरा है? मेरे ख्याल में सौभाग्य था कि वहाँ पे 15 बरस के अंतराल में कुल मिला के 8 बरस मैंने वहाँ पे 2 राज्यों में गुजारे और वहाँ की बदलती तस्वीर को एक मैंने अपनी नजर से जो देखा और लोगों से बातचीत करके जो पाया उसको उतारने की कोशिश करी है इस किताब में। तो हमारा ये मानना है कि वहाँ एक पिछले 10-8 बरस में बहुत बदलाव आया है और वो मैं चाहता था कि जो बाकी के हिंदुस्तान के लोग हैं उनसे साझा करें, क्योंकि पूर्वोत्तर के बारे में एक लोगों के मन में एक तस्वीर है कि वहाँ वायलेंस है, पिछड़ा हुआ इलाका है, वो सब है। वो इतना बदल गया इस कदर कि वो लोगों से बताना जरूरी था कि किस तरह पूर्वोत्तर में भी बदलाव आया और कि किस कदर खूबसूरत इलाका है। क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं, तो लोगों की अगर आप इन भ्रांतियों को दूर करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वो इलाकों में पहुंचना ही पहले बहुत कठिन था। तो गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट था, अगरतला में था, लेकिन बाकी तमाम 8 राज्य हैं वहाँ पे एयरपोर्ट तो थे नहीं। तो अभी हाल में जो स्कीम भारत सरकार की आई उसके तहत हर राज्य के कैपिटल में एक एयरपोर्ट है। तो यानी कि आना जाना आसान हो गया, पहली बात। दूसरा, कई बरस तक वहाँ पे आसाम में खासतौर पर जो कि गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ वायलेंस था, किडनैपिंग्स होती थी, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते थे, बहुत सा अनरेस्ट था। वो सब बदल गया है वहाँ पे, एकदम अब शांति प्रिय वहाँ पे लोग हैं और आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से मिजोरम में आप 60s के दशकों में देखें तो वहाँ पे बहुत उस वक्त परेशानी थी, वायलेंस था, सब कुछ था। वो अब पुरानी बातें होगी। नागालैंड जो कि सबसे ज्यादा जहाँ पे वो कठिनाई होती थी, वो भी उसकी बदलती तस्वीर है। ये नहीं मैं कहता कि पूरी तरह से वहाँ पे सारी चीजें सामान्य हो गई हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार के बीच में और जो तमाम गुट हैं उनके बीच में जो बातचीत चल रही है उसके तहत मैं समझता हूँ कि कुछ ही 1-2 सालों में जो नागा पीस अकॉर्ड एक साइन हुआ था उसकी एक नया स्वरूप उसका निकल के आएगा। अभी भी कई कोशिशें हो रही हैं डायलॉग्स की अलग अलग गुटों के साथ। जो ये श्रेय है, जो शांति बहाल हो रही है, धीरे धीरे सामान्य हो रही है स्थिति, तो उसका श्रेय किसको देंगे? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सुधर रही है, कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है और डायलॉग्स जो प्रोसेस चल रही है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो क्या श्रेय देंगे? कुल मिलाकर ये सब मिश्रण है जो सब चीजों का मिश्रण है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पिछड़ेपन का जो एक सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि वह कनेक्टिविटी नहीं थी। अब चाहे सड़कों की बात करें, पुलों की बात करें या फिर एयरपोर्ट्स की बात करें, अभूतपूर्व पिछले 10 साल में वहाँ बदलाव आया है। केंद्र सरकार का खास तौर पे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों को कहा हुआ है कि आपको हर महीने किसी एक पूर्वोत्तर राज्य को आप ले लीजिए और वहाँ जाना ही जाना है। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी से अब लोगों में जो खासतौर के युवा पीढ़ी है उन्होंने वो सब देखते हैं, डिजिटल मीडियम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसे बाकी लोग देखते हैं उसी प्रकार से वो भी देखते हैं।
तो उनका एक उनके मन में एक जिज्ञासा भी है और एक तरह से कहिए महत्वाकांक्षा भी है कि हम भी एक अपना बदलता हुआ स्वरूप देखना चाहते हैं। जब बाकी का हिंदुस्तान बदल सकता है तो हम में ऐसी क्या खामी है कि हम नहीं बदल सकते। तो कई सारे फैक्टर्स हैं। आपने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में काम किया है प्रशासक के तौर पर, आप दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। तो एक समय था दिल्ली में जब नॉर्थ ईस्ट के जो लोग आते थे तो उनको एक अलग निगाह से देखा जाता था। तो अब की तस्वीर कैसी देखते हैं आप? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन जिस तादाद में अब नॉर्थ ईस्ट से लोग यहाँ आते हैं दिल्ली में या बाकी शहरों में, लोगों को एक आदत भी हो गई है उनको देखने की, उनसे बात करने की, तो उनको अटपटा नहीं लगता। दूसरी चीज है कि जो पहले जो युवा पीढ़ी थी नॉर्थ ईस्ट की, उनमें भी थोड़ा सा शाय थे वो लोग, और उनको लगता था कि इस तरह के अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उनको दिल पे लगा लेते थे। अब वो जो है कॉन्फिडेंट जनरेशन है, तो अगर कोई बोलता है तो वो भी मजाक कर लेते हैं। तो इस करके बहुत बदल गया है अब तो सारा कुछ। तो आपका अनुभव कैसा रहा उस दौरान काम करने का, और अब जब आप यहाँ पर हैं तो अब किस तरह से देखते हैं, दोनों की तुलना की जाए तो? नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट में मैंने जैसा कहा कि 15 बरस के पीरियड में एक बार मैं जब पहले गया था सन 2000 में गया था, उसके बाद 15 साल के बाद दोबारा गया, तो उस 15 साल के पीरियड में बहुत बदलाव है। जैसे मिजोरम में मैं गया पहली बार, तो वहां लोगों के मन में थोड़ा सा आउटसाइडर के प्रति एक भावना थी कि जैसे ये उनके साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते थे एक जमाने में। वहां पे इतना वो वायलेंस था, सब कुछ था, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो एक उनके जहन के अंदर एक जो आउटसाइडर के लिए फीलिंग थी। लेकिन अब जाइए आप तो वहां पे कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि मिजोरम में थोड़े से शाय लोग हैं। जो रिसर्चेंट, जो अगर पुस्तक जो पाठक हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या क्या ऐसे की फीचर्स हैं जो उनको लुभाए पढ़ने के लिए? इतनी खूबसूरत इलाके को हमारे लोगों ने नजरअंदाज किया हुआ है, जबकि यहाँ अपने ही देश में इस कदर खूबसूरती है कि उसको देखा ही नहीं है। वो जो बदलती तस्वीर है नॉर्थ ईस्ट की, उसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। दूसरा, वहां के लोगों से बातचीत करी, और बातचीत में जो चीजें निकल के आई उसको एक स्टोरी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, ताकि पढ़ने में आसान है। और जो पूर्वोत्तर जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ म्यूजिक जो है उसकी एक खास जगह है, और आप चाहे मेघालय में चले जाएं, नागालैंड में चले जाएं, मिजोरम में चले जाएं, इतना अच्छा गाते हैं वो लोग। जैसे जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है कि ओपन में फेस्टिवल होता है वैली के अंदर, वहाँ लोग जरूर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और लेखक श्री आशीष कुंद्रा के साथ भेंटवार्ता। आपसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह रविवार की शाम आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।